नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम एक नई यूनिट के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, जेनेटिक्स। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेबस में इसके बारे में डिस्कस किया था कि इस यूनिट से लगभग 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज हुए हैं जिनके बारे में हमेशा स्टूडेंट में कंफ्यूजन बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ये समझ में नहीं आती है जेनेटिक्स। इसलिए आज नया टॉपिक हम शुरू करते हैं नई यूनिट के साथ, जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी, हिंदी में से आनुवंशिकी कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की नींव ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने रखी थी। जेनेटिक्स की जो शुरुआत है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। उस समय बहुत ज्यादा सेल के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, बहुत ज्यादा टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी। जिस समय जेनेटिक्स के ऊपर मेंडल की स्टडी चल रही थी, सेम उसी टाइम में डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान था। इस वजह से जो मेंडल के लॉ हैं, मेंडल ने जो भी ऑब्जर्वेशन लोगों के सामने रखा, जो भी अपनी स्टडी लोगों के सामने रखी, लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद, लगभग ये माना जाता है कि 34 से 35 वर्ष के बाद में मेंडल के लॉ फिर से लोगों के सामने आए। मेंडल के जो शिष्य थे 3, अभी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्ल कोरेंस, एरिक शेरमैक और ह्यूगो डी वरीज। ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के नियमों को एक नया रूप दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जेनेटिक्स है क्या। इस जेनेटिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जेनेटिक्स में हम मुख्य रूप से 2 टर्म की स्टडी करते हैं। जब हम ये समझेंगे जेनेटिक्स के अलग अलग टर्म को जब हम देखेंगे तब हमको ये समझ में आएगी। यानी जेनेटिक्स क्या है, इसमें हम 2 चीजों की स्टडी करते हैं। 2 मेन टॉपिक हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। सिंपल वर्ड में, 1 वर्ड में अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में मुख्यतः 2 चीजें हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हम एक एक चीज को देखेंगे। ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी क्या है? ऐसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ऊपर बता दे रहे हैं कि जेनेटिक्स में लक्षण शब्द के लिए ट्रेट्स का टर्म का यूज किया गया है। ट्रेट्स वर्ड का मतलब क्या होगा? लक्षण, कैरेक्टर्स। तो ऐसे लक्षण, ऐसे कैरेक्टर जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं, यानी ऐसे लक्षण जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। या आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में कि सिमिलर कैरेक्टर। ये हेरिडिटी क्या है? सिमिलर ट्रेट्स। सिमिलर ट्रेट्स यानी स्टडी ऑफ सिमिलर ट्रेट्स, मतलब समान लक्षणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब समान लक्षण कौन? हमारे और हमारे माता पिता के ऐसे लक्षण जो एक जैसे हैं, एक समान है, या ऐसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी आप लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। अब यहां एक टर्म यूज हुआ है, प्रोजेनी। तो प्रोजेनी का अर्थ होता है प्रोजेनी टर्म का अर्थ होता है न्यू यंग वंस। ये भी ध्यान देना, देखो नया टर्म है ना, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? न्यू यंग वंस। जो नई होने वाली पीढ़ी है, जो नई होने वाली संतान है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेनी। तो ये बात समझ में आ गई।
हेरिडिटी क्या है कि ऐसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, या ऐसे लक्षण जो हमारे और हमारे माता पिता के एक समान है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, ये हेरिडिटी है। या ऐसे लक्षण जो हमारे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, सेम ट्रांसफर हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट टर्म है आपका वेरिएशन। वेरिएशन क्या है कि ऐसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं, वातावरणीय दशाओं से, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है, हमारे अंदर जो मॉर्फोलॉजिकली चेंज आता है, हमारे अंदर एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब अगला स्टेप आएगा नेक्स्ट क्लासेस में, मैं आपको जब क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाएंगे क्रॉसिंग ओवर लिंकेज। तो मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है उस समय क्या होता है कि प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है कि वेरिएशंस में, फिर से एक बात समझ लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होता है कि जीनों की म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इसी वजह से हमारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे माता पिता से नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लक्षण जो हमारे और हमारे माता पिता के एक समान नहीं है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस। समझ गए आप लोग? वेरिएशंस क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो, डिसिमिलर कैरेक्टर्स। क्या है? डिसिमिलर, ऐसे कैरेक्टर जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं, यानी उनको वो स्वयं डेवलप होते हैं, अलग होते हैं। वेरिएशंस हैं, हम अपने माता पिता से थोड़ा अलग दिखते हैं। वेरिएशंस के कारण ही न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जो नई नई प्रजातियां पाई गई वो वेरिएशंस के कारण होती है, यानी ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस। और इन दोनों की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब बहुत ध्यान से समझना है कि जेनेटिक्स की जो फाउंडेशन है, जेनेटिक्स की जो नींव है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने रखी थी। लेकिन ये जेनेटिक्स टर्म का उपयोग, जेनेटिक्स शब्द को सन 1905 में बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने सन 1905 में जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। लेकिन उसके पहले जेनेटिक्स की नींव ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखी थी, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम दिखाते हैं थोड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में पैदा हुए थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेंडल का जन्म जो है ये 1822 में हुआ था ऑस्ट्रिया में। देश का क्या नाम था? ऑस्ट्रिया देश के ये ब्रुन नामक शहर में ये पैदा हुए थे। ब्रुन नामक शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये एक माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो मटर के पौधे पर किया। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे को चुना उस पौधे का नाम था मटर, यानी पाइसम सटाइवम, जो गार्डन पी है। अपने प्रयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो वो पाइसम सटाइवम। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इनका जन्म 1822 में हुआ ब्रुन नामक शहर में। इन्होंने अपना प्रयोग लगभग 8 वर्षों तक, बहुत कड़ी मेहनत के बाद में इन्होंने अपने नियम दिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस समय इनके नियम दिए गए थे उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अपने चरम सीमा पर, लोगों का ध्यान, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का ज्यादातर ध्यान
डार्विन की थ्योरी ऑफ डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की उसके ऊपर था। इस वजह से किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1865 1866 में ये 1865 टू 1866 में इन्होंने अपने नियम दिए थे। मेंडल ने अपने लॉ को, इन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन था, अपनी जो स्टडी थी उसको पास्टुलेट किया था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनका जो ऑब्जर्वेशन था, वो उस समय की एक पत्रिका थी, उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस मैगजीन में इनका एक्सपेरिमेंट छपा। ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये इस मैगजीन में इनके एक्सपेरिमेंट छपे। और इसके बाद में मेंडल की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके ही 3 स्टूडेंट, इनके 3 शिष्य थे, जिनका नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्ल कोरेंस, एरिक शेरमॉक और ह्यूगो डी रीज। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो नियम थे, मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन था, मेंडल की जो स्टडी थी, उसको नया रूप दिया। और इस प्रकार से मेंडल के 3 नियम प्रतिपादित हुए। आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में मेंडल के 3 नियम हैं। एक एक नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इन तीनों नियमों को एक साथ आप लोग देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। लॉ ऑफ हेरिडिटी। दूसरा जो नियम है, दूसरा जो लॉ था, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको प्योरिटी ऑफ गेमीट भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम हिंदी में कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये प्रभाविता का नियम, हिंदी में इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा नियम हुआ, उसका नाम हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम हुआ इसका? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम मेंडल के हैं। इन नियमों के बारे में एक एक करके आगे जब हम क्लास करवाएंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रखेंगे, तब बताएंगे। इसके पहले आप इस लॉ को, मेंडल की क्लास को पढ़ने से पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना चाहिए। जब तक हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यानी मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें कौन कौन से टर्म का यूज किया, कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको जान लेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और ऐसे 7 कौन कौन से लक्षण से जिनके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी के
क्रम में सबसे पहले है जीन। ये जीन शब्द का प्रयोग बार बार होता है। ये जीन क्या है? ये क्या है? जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है ये? आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता की इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन, जीन क्या होते हैं एक बार देख लीजिए कि जैसे ये क्रोमोसोम की आर्म है और इस क्रोमोसोम की आर्म पर जैसे मोती में एक माला में मोती अरेंज होते हैं, उसी प्रकार से इसकी आर्म पर ये जीन अरेंज होते हैं। सबसे पहले सन 1906 में जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब ये होते क्या है? ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? सीक्वेंस होते हैं, या आप कह सकते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। समझ गए? तो ये जीन शब्द का उपयोग जहां होगा वहां आप क्या समझेंगे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी ये डीएनए है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसे जीन, जीन के बाद दूसरा टर्म यूज होता है एलील। ये एलील क्या है? बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें एलील में। एलील को समझने के लिए आप ये समझिए, मान लेते हैं कि कोई एक लक्षण है, जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। तो तने की लंबाई दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकता है टाल और एक क्या हो सकता है? ड्वार्फ। तो टाल के लिए हम कैपिटल टी, टाल के लिए कैपिटल टी जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसको लेटर से लिखते हैं, अभी बताएंगे हम कि लेटर का कैसे यूज किया गया। और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये एक क्या है? एलील। समझ गए? यानी आप कह सकते हैं कि ये जीनों के जोड़े हैं, पेयर है। समझ गए? अब एलील के बाद में दो टर्म बहुत ज्यादा यूज होंगे। एक टर्म यूज होगा डोमिनेंट। अब डोमिनेंट क्या है? किसी भी मार्फोलॉजिकली, किसी भी जीव का जो मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर जो सुपर क्लास का हो, जो प्रभावशाली हो, आप लिख सकते हैं कि जो प्रभावशाली लक्षण होगा, प्रभावशाली लक्षण को हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट। ऐसे ही एक टर्म का यूज होता है रेसेसिव। रेसेसिव जो लक्षण प्रभावशाली नहीं होता है, यानी अप्रभावशाली। जो अप्रभावशाली लक्षण होगा उसके लिए किस टर्म का यूज किया जाएगा? रेसेसिव। जैसे एक पौधा है, दो पौधे हैं, एक का तना लंबा है, एक का तना बौना है। तो जो तना लंबा है वो, जिस पौधे का तना लंबा है वो डोमिनेंट होगा और जो बौना है वो रेसेसिव होगा। ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आपका है फिनोटाइप। फिनोटाइप इसको हिंदी में कहते हैं दृश्य रूप। दृश्य रूप यानी ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, मीन्स हम देख के जान सकते हैं। जैसे लंबा होना, बौना होना, ये क्या होगा? हम देख के बता पाएंगे। काला होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, पीला, लाल, ये सब जो कुछ है, ये जो लक्षण है वो क्या है? दृश्य रूप है। मीन्स इनको हम देख के बता सकते हैं। तो ऐसे लक्षण जो हम देख के पहचान जाते हैं, देख के बता देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ऐसे ही जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? जो जीन के प्रकार है, यानी किसी लक्षण के लिए जीन का जो एलील रिस्पॉन्सिबल होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी है तो पौधा कैसा होता है? लंबा, है ना? तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी। ऐसे ही होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? अब होमोजाइगस क्या है कि समान प्रकार के जो जीन के जोड़े होते हैं उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी ऐसे जोड़े जो समान नहीं है, जीन के जो असमान प्रकार के जोड़े हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। तो ये कुछ टर्म है
जिनका बार बार यूज होता है। अब कुछ अल्फाबेट है, कुछ संकेत है, कुछ सिंबल है जिनका यूज मेंडल ने किया, जैसे पी। पी यानी जो पेरेंटल जनरेशन है, जो पेरेंटल जनरेशन है मींस जो जनक पीढ़ी है, उसके लिए उन्होंने पी लेटर का यूज किया। ऐसे F1 इसको कहते हैं फाइलियल जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी के लिए इन्होंने फाइलियल जनरेशन F1 का यूज किया। ऐसे F2 ये सेकेंड जनरेशन, जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लिए इन्होंने क्या किया, सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या किया, F2 लेटर का यूज किया। ठीक है, तो ये टर्म आप लोग नोट कर लीजिए। और क्या किया, उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट होगा, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इससे लिखेंगे कैपिटल लेटर से। और जो कैरेक्टर रेसेसिव होगा, जो कैरेक्टर क्या होगा, रेसेसिव, उसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। समझ गए, जो डोमिनेंट होगा उसे कैपिटल लेटर से और जो रेसेसिव होगा उसे स्मॉल लेटर से। और क्या हुआ, क्लास में ही, इसी मेंडल के क्लास में ही, जेनेटिक्स में ही पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्क्वायर बोर्ड दिया। स्क्वायर बोर्ड के द्वारा जब हम क्लास करवाते हैं तो आसानी से हो जाता है। अभी आगे जब मैं मोनो हाइब्रिड क्लास पढ़ाऊंगा तब स्क्वायर बोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। अब आपको ध्यान देना है कि ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी। अब हमको ये ध्यान देना है कि आखिर मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ऐसा क्या कारण था कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को चुना। तो ध्यान से समझिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे को, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का सबसे जो मुख्य कारण था वो ये है कि ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, पर परागण भी कराया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि बहुत कम समय में इसकी एक पीढ़ी आ जाती है, यानी एक साल में हम 3 से 4 पीढ़ियों को पैदा कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसलिए रिजल्ट जल्दी जल्दी आते थे। और मटर को उगाने के लिए बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सीमित संसाधनों में उसे उगाया जा सकता है। और क्या है कि ये पौधा ऐसा है जिसमें एक ही पौधे में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, इस वजह से उन्होंने मेंडल जो है मटर के पौधे को चुना था। अब हमको ये देखना है कि जो 7 लक्षण है, जो 7 कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेंडल ने स्टडी की थी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेंडल के द्वारा जो 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग इतना पढ़िए और इसका नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।